नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन के यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और इनका निर्माण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर है। N2O में +1 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कहें, नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, हंसाने वाली गैस होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और डाई नाइट्रोजन यहाँ पे टेट्रा ऑक्साइड है N2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसी का जो मोनोमर है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5 इन्हें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनके बनाने की विधियां कैसी हैं, तो सबसे पहले हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O बनाने की विधि देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो N2O बनता है और जल बनता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और फेरस सल्फेट का अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराते हैं तो फेरिक सल्फेट, अमोनियम बाइसल्फेट, जल और नाइट्रिक ऑक्साइड बना। वैसे ही जब हम NO के साथ N2O4 का रिएक्शन कराते हैं 250 केल्विन पर तो N2O3 बनता है और NO2 बनाने के लिए लेड नाइट्रेट का 673 केल्विन पर जब ताप अपघटन होता है तो यहाँ बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड किस प्रकार बनेगा, ये जो NO2 है उसके दो अणु क्रिया करते हैं और N2O4 का निर्माण होता है। नाइट्रिक अम्ल जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनता है N2O5 और HPO3। ये सारे जो ऑक्साइड्स बने हैं ये सभी का अब हम गुण देख लेते हैं कि ये रंगहीन है, सभी प्रायः रंगहीन है दो, और यहाँ पर जो N2O3 है वो नीला है, ठोस रूप में है। N2O4 जो है वो रंगहीन है और ठोस या द्रव रूप में भी हो सकता है। यहाँ NO2 जो है वो इसी का फॉर्म है N2O4 और NO2 का जो गैस का कलर है वो होता है भूरे रंग का और इसका नेचर देखिए अम्लीय होता है। तो यहाँ पर इनके नेचर्स को भी देख लेते हैं कि जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड उदासीन हैं, देखिए यानी N2O, NO ये सब उदासीन है, लेकिन N2O3 अम्लीय नेचर का है, NO2 अम्लीय नेचर का है, N2O4 अम्लीय है और N2O5 भी अम्लीय है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि पी ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बाय नेचर अम्लीय हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। अब हम इनकी संरचनाओं को देख लेते हैं। ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। देखिए ये दोनों जो है यानी N2O की बात जब करें तो NN के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को शो करता है। प्लस लिखा है मतलब वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है और माइनस लिखा है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के बीच एक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड है। वहीं जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को देखते हैं तो दो डबल बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए उसको इस प्रकार डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब N2O3 का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए। N2O3 का स्ट्रक्चर, ये जो N के साथ डबल बॉन्ड है वो एक साइड में भी हो सकता है दोनों ऑक्सीजन के साथ और ये एकांतर क्रम में भी हो सकते हैं, यानी ये डबल बॉन्ड इसके साथ एकांतर क्रम में है और यहाँ पर ये समान स्थिति में है। NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो N और O के बीच एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें ज़्यादा स्थायित्व नहीं होता है, फिर ये N2O4 बना लेता है। तो यहाँ भी ये जो N के साथ O डबल बॉन्ड है, ये देखिए N के साथ O डबल बॉन्ड और दूसरे तरफ उसी डबल बॉन्ड को इस तरफ कर लिए, मतलब ये इस तरफ, इसको हम लोग एकांतर क्रम में मान सकते हैं कि N और O के बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। N2O5 जो बना है वहाँ भी N2O4 का ही स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और उसी आधार पर बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ डबल बॉन्ड को एक ही तरफ रखना है।
तो बस इस तरह से आप संरचनाओं को आराम से याद कर सकते हैं। मतलब याद क्या करना है, समझना है इसको थोड़ा सा कि कैसे शेयरिंग हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को रखेंगे, शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शाते हैं, लुईस संरचना को, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही रखते हैं और देखते हैं कि किसका अष्टक शेयरिंग से पूरा हो रहा है या कहाँ माइनस है, मतलब वहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, प्लस है मतलब वहाँ पे कम है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को याद कर सकते हैं। NO2 यहाँ द्वितीयकृत होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह विषम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विषम संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6, तो 6 दूनी 12 और 5 17, तो ये विषम संख्या में हो गया। अब तुरंत ये स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए N2O4 में कन्वर्ट होता है। तो N2O4 में जैसे ही परिवर्तित होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है सम, यानी N2O4। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हो गया बाह्यतम कोश में 5, 5 दूनी 10, और यहाँ ऑक्सीजन का 6, तो 6 चौको 24, 24 और 10 34, यानी वो सम संख्या हो गई। तो यह स्थायी संरचना को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए NO2 जो है वो द्वितीयकृत हो जाता है, मतलब 2 NO2 जुड़कर N2O4 के फॉर्म में आ जाता है। अब हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि को देखते हैं। तो थोड़ा नाइट्रिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल वास्तव में क्या है। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल होते हैं और यहाँ हम एक ही प्रकार का ऑक्सी अम्ल देख रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप जानते हो HNO3 होता है। ये देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत प्रबल अम्ल होता है, यानी इसका आयनन बहुत तीव्र गति से होता है, H+ की संख्या बहुत अधिक होती है। ओस्टवाल्ड विधि में यहाँ हम चित्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार की क्रिया हो रही है। यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि में आप देखिए, जब हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसमें उत्प्रेरक कक्ष होता है। अब ये उत्प्रेरक कक्ष है, फिर शीतलक पाइप है, ऑक्सीकरण कक्ष है और अवशोषण कक्ष है। ऐसे 4 इसमें देखिए, ये हो गया यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष हो गया, ये शीतलक हो गया, ये ऑक्सीकरण कक्ष है और ये अवशोषण कक्ष हो गया, और ऊपर से यहाँ पे झरने के जैसे पानी को प्रवाहित करते हैं। तो ये जो संरचना है, ये संरचना कई बार एग्जाम में ये नहीं भी आ सकती है, लेकिन आपको इसका रेखा चित्र आ सकता है कि किस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बनता है, उसका रेखा चित्र एग्जाम में आ सकता है। तो है वही चीज, हमको यही पढ़ना है, लेकिन इसको इस रूप में लिखना है। लिखने का तरीका ऐसा होगा, मतलब अमोनिया लिए और शुष्क वायु लिए, उत्प्रेरकी कक्ष में दिए, वहां पर उत्प्रेरकी कक्ष में यहाँ क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद तापमान का आदान प्रदान हुआ, उसको ऑक्सीकरण कक्ष में दिए, वहां से अवशोषण कक्ष में दिए। तो किस किस प्रकार का रिएक्शन किस किस कक्ष में हो रहा है वो यहाँ पर लिखना है, और किस कक्ष के बाद अमोनिया कहाँ जाता है, किस प्रकार निर्माण हो रहा है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये सारा चीज हम फ्लो चार्ट में व्यक्त करते हैं। तो अभी हम इस संरचना को देख लेते हैं और रिएक्शन को देखते हैं। इसकी संरचना में देखिए, या इसके रिएक्शन को आप देखिए पहले कि प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। प्लेटिनम गॉज है, जाली लगा हुआ है, और यहाँ पर अमोनिया और शुष्क वायु, मतलब उससे प्राप्त जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कराते हैं। हेबर विधि से प्राप्त जो धूल मुक्त वायु का मिश्रण है उसके साथ अमोनिया की क्रिया करवाई जाती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। यह अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ पर NO2 में कन्वर्ट हुआ दूसरे कक्ष में जाकर, फिर NO2 जल के साथ क्रिया करके HNO3 और NO बना लेता है। ये इस एब्जॉर्प्शन चेंबर में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले चैम्बर की बात कर लिए कि परिवर्तक में क्या होता है। परिवर्तक यानी ये, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे से भेजा जा रहा है परिवर्तक में 1 वॉल्यूम अमोनिया और 8 वॉल्यूम ऑक्सीजन। प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये NO में परिवर्तित हुआ। अब ये ऑक्सीडेशन चेंबर में आकर, ऑक्सीकरण कक्ष में आकर, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो अत्यधिक अस्थायी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अत्यधिक अस्थायी है, ज्यादा वायु से मिश्रित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, यानी 2NO + O2 से 2NO2 बन गया। ये देखिए, ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन चेंबर में। अब हम ऑक्सीडेशन चेंबर से आते हैं अवशोषण चेंबर में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण टावर की तली, ये अवशोषण टावर है, उसकी तली यानी नीचे जो अम्ल
प्रूफ फ्लिंट या क्वार्ट्ज के टुकड़े के साथ बंधी होती है। ये वाला क्वार्ट्ज के पीस है, यहाँ से प्रवेश कराया जाता है और टावर के ऊपर से जल गिरता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जुड़कर निम्न रूप से यहाँ पे ये जुड़ जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है जल, जो कि NO2 से रिएक्ट होगा। ये देखिए NO2 से ये रिएक्शन हो रहा है इस प्रकार से, तो नाइट्रिक अम्ल बना और नाइट्रिक ऑक्साइड बना। बना हुआ जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको सतत बनाए रखने के लिए ये लगातार रिएक्शन चलता रहता है। अब इस रिएक्शन में प्राप्त जो नाइट्रिक अम्ल है वह कम दाब के अंतर्गत वो 68% होता है, तो इसके आसवन के द्वारा इसको सांद्रित कर सकते हैं और आगे सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण के द्वारा इसको और सांद्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो प्राप्त HNO3 है वो एक और रूप में भी पाया जाता है, उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। मतलब HNO3 के साथ NO2 भी रहता है, यानी सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, जो भूरे रंग का होता है। इसी संरचना को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया उत्प्रेरकी कक्ष में जो रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। ये देखिए ये डेल्टा बना है, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ताप का आदान प्रदान हुआ। अब ये चला गया ऑक्सीकरण कक्ष में। यहाँ जो NO प्राप्त हुआ वो अस्थायी है, तुरंत वह परिवर्तित हो जाता है NO2 में। अब ये NO2 नीचे से प्रवेश करता है अवशोषण कक्ष के तली से, और क्वार्ट्ज वगैरह वहां रहता है, वहां ऊपर से पानी प्रवेश कराया जाता है। उसके पानी की धार के साथ वह क्रिया करके बनाता है नाइट्रिक अम्ल। अब हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से है। पोटेशियम या नाइट्रेट के साथ जब सांद्र H2SO4 की क्रिया पर यह आधारित है, एक रिटार्ट लेते हैं, उसमें सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 की बराबर मात्रा ली जाती है और धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। जब धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प ग्राही में एकत्र हो जाती है और ऊपर से इसमें ठंडे जल की बौछार कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल। यानी एक रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 की बराबर मात्रा लेंगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। उस वाष्प को ग्राही में एकत्र कर लेंगे और ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। जल प्रवाहित करने पर वह HNO3 नाइट्रिक अम्ल में HNO3 जो है वो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। अब नाइट्रेट के साथ H2SO4 की क्रिया होने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और नाइट्रिक अम्ल बना। वैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट के साथ क्रिया होने पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल बना। नाइट्रिक अम्ल का जैसा हमने देखा अभी कि नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार के गुण दर्शाता है। यदि हम इसको देखें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के रूप में जानते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3 और NO2, ये भूरे रंग का होता है। प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल प्रयोग करते हैं वह 68% द्रव्यमान वाला होता है और इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। यह प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है क्योंकि यह हाइड्रोनियम आयन देता है अपघटित होकर और नाइट्रेट आयन देता है। ये देखिए जल के साथ क्रिया करके बनाया हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, नाइट्रिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। HNO3 किस प्रकार से क्रिया, NO3, यहाँ पर N+ और O- और यहाँ पर देखिए उसी संरचना को हम थोड़ा सा और आगे करते हैं तो यहाँ पर N+ O- और यहाँ पर N और O के बीच इस तरफ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर N और O के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये इसकी संरचना हो गई। नाइट्रिक अम्ल के बहुत सारे गुण हैं। तो नाइट्रिक अम्ल चूंकि अम्लीय नेचर का है तो ये क्षार से क्रिया करके लवण बना लेगा, यानी NaOH के साथ क्रिया किया नाइट्रिक अम्ल तो सोडियम नाइट्रेट बना लिया। वियोजन की क्रिया, नाइट्रिक अम्ल वियोजित होकर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और जल बनाता है। ऑक्सीकारक गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। इसका कारण क्या है कि यह नवजात ऑक्सीजन देता है। देखिए जैसे ये दो प्रकार से क्रिया कर सकता है, दो प्रकार से ऑक्सीकारक गुण दर्शा सकता है। एक बार वह NO2 बनाया और H2O और ऑक्सीजन, और दूसरी बार में NO H2O और ऑक्सीजन बना। अब ये चूंकि ऑक्सीजन जो बना है वो नवजात ऑक्सीजन है, बहुत अधिक क्रियाशील है, तो यह तुरंत क्रिया करता है और यही क्रियाशील ऑक्सीजन जो है वो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। इसे नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं।
तो जब धातुओं के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, देखिए कार्बन के साथ नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना। कुछ चीजें कॉमन बनती है, देखिए NO2 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 सभी में कॉमन है। रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है वो आपको पता है किस प्रकार से करना है। बस आप देखिए कि कॉमन जो चीजें हैं उसको एक साइड कर दीजिए, और जो स्पेशल बन रहा है, जैसे कार्बन से रिएक्शन हो रहा है तो CO2 बन रहा है, S8 यानी सल्फर से रिएक्शन हो रहा है तो H2SO4 बना यहाँ पर, आयोडीन से रिएक्शन हो तो आयोडिक अम्ल बना, HiO3 बना, फॉस्फोरस से रिएक्शन हुआ तो H3PO4 बना। और कॉमन जो है वो जल है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सभी में बन रहा है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बैलेंस कैसे करना है, याद नहीं रखना है, समझ के उसको कंप्लीट बनाना है। सिर्फ आपको जो चीजें बनती हैं प्रोडक्ट वो याद रखना है। तो यहीं पर आपको काम आता है कि हमको समीकरण को कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ें यहाँ पर काम आती है, क्योंकि हम इतना याद नहीं रख सकते कि 48 HNO3 लिए थे तो 48 NO2 बना। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे याद नहीं कर पाते हैं, तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन आना बहुत आवश्यक है आपको यहाँ पर। धातुओं के साथ क्रिया होने पर कॉपर, जैसे कॉपर धातु है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किया तो डाइल्यूट जब नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बना और नाइट्रिक ऑक्साइड बना, जल तो बनेगा ही। अगर हम सांद्र HNO3 लेते हैं और कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट तो कॉमन है यहाँ भी देखिए, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, जल यहाँ भी बना, लेकिन तनु लेने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना और सांद्र लेने पर NO2 बना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कॉमन को याद रखते हुए इसको करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। वैसे ही देखिए, अगर ठंडे तनु HNO3 और कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ठंडा और तनु, तो ये कॉपर नाइट्रेट तो बना, जल भी बनेगा, यह नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। वैसे ही गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। अब जिंक के साथ जब हम रिएक्शन देते हैं देखते हैं तो सांद्र यदि लेते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल सांद्र है और जिंक धातु है, तो यहाँ भी जिंक नाइट्रेट बना, जल बना, ये सब में कॉमन है, देखिए जिंक नाइट्रेट और जल। लेकिन अलग से क्या बन रहा है, सांद्र ले रहे हैं तो NO2 बन जाएगा। यदि हम थोड़ा सा 50% तक लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता थोड़ी सी कम कर देते हैं तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। थोड़ा तनु हो जाता है जब नाइट्रिक अम्ल तो बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तनु स्थिति में यहाँ पर देखिए नाइट्रिक, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बन गया और अमोनियम नाइट्रेट भी बनता है। तो तनु स्थिति में यहाँ पर ये तीन चीजें हैं और ये सांद्र स्थिति में NO2 और NO का निर्माण हुआ। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने की विधि भी हो गई। यहाँ पर हम पढ़ लिए कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण भी हो गया, यानी धातु के साथ क्रिया हो गई, जिंक के साथ क्रिया कर लो, कॉपर के साथ क्रिया करवा लेते हैं, सभी में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। ये उस हिसाब से भी इसको आप याद कर सकते हो। अब जो नाइट्रेट का परीक्षण है वो किस प्रकार से होता है। नाइट्रेट अम्लीय मूलक है, अम्लीय मूलक नाइट्रेट ये सांद्र H2SO4 समूह का होता है, यानी जब हम परीक्षण करते हैं लैब में तो नाइट्रेट का परीक्षण यदि करना है तो यह सांद्र H2SO4 समूह का माना जाता है मूलक। तो कैसे ये रिएक्शन करते हैं, हम उस लवण को लेते हैं, नाइट्रेट युक्त लवण को लेते हैं और उसमें सांद्र H2SO4 लेते हैं और कॉपर की छीलन डालते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है। नेक्स्ट इसका परीक्षण होता है कि यदि हम नाइट्रेट युक्त लवण लेते हैं और उसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट डालते हैं और उसमें बूंद बूंद करके दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तो यहाँ पर दोनों के साथ जब रिएक्शन होगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का ये जैसे H है इसके साथ सब रिएक्शन होगा तो बन जाएगा नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ब्राउन कलर का एक रिंग बन जाता है। तो ये रिंग परीक्षण का रिएक्शन हो गया कि रिंग बनता है तो ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट लेना आवश्यक है और दीवार के सहारे H2SO4 डालना आवश्यक है। जिस जगह पे दोनों चीजें मिलती है वहां पर ब्राउन रिंग बनता है। ये जो ब्राउन या भूरे रंग का रिंग है वो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का होता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि तो हम देख लिए, गुण देख लिए, अब हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के कौन कौन से नाइट्रिक अम्ल के कौन कौन से नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल यहाँ विस्फोटक जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, पिक्रिक अम्ल है, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। और उर्वरक के निर्माण में भी उपयोग होता है, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है और बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है।
सोना चांदी के शोधन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आप लोग सब जानते हो, प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम इसके नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को देखें। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे धातुओं पर चित्रकारी करना हो या कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रीकरण है, ये तो हमने देखा। और यदि